जी नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में महिला पहलवानों का केस बंद। कोर्ट ने कहा ब्रजभूषण पर एफआईआर की मांग हुई पूरी, कोई और शिकायत हो तो जाएं हाई कोर्ट। इस्तीफे के बाद आज कार्यकर्ताओं के खुद मिलने के लिए पहुंचे शरद पवार। विचार के लिए मांगा 1-2 दिन का वक्त, कल हो सकती है एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक। आज से गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। चीन और रूस के साथ हुई द्विपक्षीय बातचीत। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी बैठक में शामिल। बाजार में आज रही तेजी वाला गुरुवार। सेंसेक्स निफ्टी 5 महीने की ऊंचाई पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही अच्छी खरीदारी। फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, बनाया 61,490 रुपए का शिखर। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का असर। अब ज्यादा पेंशन के लिए आपको देना होगा ज्यादा कंट्रीब्यूशन। श्रम मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। ज्यादा पेंशन के लिए विकल्प चुनने की तारीख भी बढ़ाई। खबरों की शुरुआत करेंगे WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान हैं उनसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज से यौन शोषण मामले की जो जांच कराने की पहलवानों की याचिका थी उसको ठुकरा दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा, कोर्ट ने क्या कुछ कहा आज याचिका को ठुकराते हुए? देखिए, यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली थी और आज इस मामले की सुनवाई हुई तो दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सब पहलवानों के मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सबके बयान रिकॉर्ड करने की दिशा में काम चल रहा है और जितने भी लोगों को सुरक्षा दी जानी थी उनको सुरक्षा दी जा चुकी है। हालांकि पहलवानों ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए। इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सभी को सुरक्षा मिल चुकी है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, तो ऐसे में पूरी याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये लिबर्टी पहलवानों को दी है कि अगर कुछ होता है या किसी और उनको राहत की जरूरत है तो वो दिल्ली हाई कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और इससे पहले कल धरने पर बैठे पहलवानों और पुलिस के बीच कल रात को झड़प हो गई थी। जंतर मंतर पर बेड लगाने पर शुरू हुआ ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और आखिर में बात हाथापाई तक पहुंच गई। आज रेसलर्स से मिलने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, किसान और खाप नेता भी पहुंचे थे। नाराज रेसलर्स का यह कहना है कि वो अपने सभी मेडल्स भारत सरकार को लौटा देंगे। फिर वो ड्राइवर डरने लगा बेचारा। फिर हम पीछे खड़े हो गए कि ऐसे हम पीछे खड़े हैं, ऐसे गाड़ी चढ़वाओगे क्या हम पे? फिर भी वो गाड़ी को अपने हाथों से पुश करने लग गया हमारी साइड में, टेम्पो को, पुलिस वाला धर्मेंद्र जो है। फिर हमें लड़कियों को भी धक्का देने लग गया, वो कभी उधर ऐसे करने लग गया। फिर हम बोलने लगे कैसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो आप ये सब। तो फिर वो अपने वो हाथापाई वो रुका नहीं। तब तक मतलब कोई भी महिला कांस्टेबल वहाँ पे नहीं आई थी, ना उन्होंने बुलाई कि लड़कियां हैं महिला कांस्टेबल अगर यहाँ बैठी हैं तो अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको उस टाइम पे। फिर हम अंदर ले जाने लगे तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे छाती पे धक्का मारने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लगे। अच्छा तो हम ठीक है, नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी हैं, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। मेरी अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं। तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। और महिला पहलवानों को कैसे मिलेगा इंसाफ? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। आज भारत पर
पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आज से गोवा में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ बैठक हो रही है। इस बैठक में रूस, पाकिस्तान समेत सभी 8 देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। बैठक के दौरान चीन और रूस के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में सीमा विवाद का मुद्दा उठाया है। तो वहीं भारत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक की अहम बात यह है कि इसमें भाग लेने के लिए पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी गोवा पहुंचे हैं। बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा हूँ। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे एनसीपी और शरद पवार की, जिनके इस्तीफे के ऐलान के बाद से एनसीपी कार्यकर्ताओं की पवार से मिलने की जो लाइन है वो लगातार लगी हुई है। आज शरद पवार खुद कार्यकर्ताओं के बीच उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात भी की। पवार ने अपने फैसले पर विचार करने के लिए 1-2 दिनों का वक्त भी उनसे मांगा। कल एनसीपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर पूरी चर्चा होगी कि आखिरकार आगे किस तरीके से एनसीपी आगे बढ़ने वाली है। इधर एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने सुप्रिया सुले के हाथ में पार्टी की कमान मिलने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एनसीपी में नेचुरल डिवीजन पहले से ही हो चुका है, जिसमें सुप्रिया सुले राष्ट्रीय स्तर पर जबकि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति देख रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार आपको सुनवाते हैं। I'm of the opinion, since she is there in Delhi and already handling party issues across the country, she should look after that way, and Dada should look after the state, and because state for NCP, Maharashtra state is the prime importance. और अब बात बिहार की, जहां जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट में इस मामले पर 2 दिन तक सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि जातीय जनगणना में अब तक जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी। दरअसल बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका में यह कहा गया है कि जातीय जनगणना में लोगों की जाति के साथ साथ उनके कामकाज और उनकी योग्यता का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। ये उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है और राज्य सरकार को जातीय जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर इस मामले को लेकर हमला बोला। जो जजमेंट आया है उसको अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्या कदम होगा वो देखा जाएगा, लेकिन गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी हमेशा से भाजपा रही है। आज खुशी मना रही होगी, खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन हम लोग अपने पक्ष को जो है एक बार जजमेंट आ जाए, देख लिया जाए, उसके बाद रणनीति दे करके क्या फैसला होगा अपने पक्ष को हम लोग रखेंगे। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां फेड के 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ाने की वजह से बाजार में तेजी का माहौल आज बना रहा। आज बाजार 5 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 556 अंक चढ़कर 61,749 पर, तो वहीं निफ्टी 166 अंक चढ़कर 18,256 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग, मेटल, फार्मा शेयरों में रही। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में आज बढ़त देखी गई। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा मार्केट के आज के हाईलाइट्स क्या क्या रहे। देखिए 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर या फिर कह लीजिए कि इस 2023 के ऊपरी स्तरों पर आज बाजार जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े, चाहे निफ्टी, सेंसेक्स या फिर अच्छी तेजी मिड कैप में थी, स्मॉल कैप में थी, ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में थे और पार्टिसिपेशन था निफ्टी बैंक की तरफ से, निफ्टी मेटल की तरफ से, जो कि आज पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े और जो मोमेंटम मार्केट ने गैदर किया हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंकिंग, मेटल, फार्मा ये 3 नाम तेजी में थे। एफएमसीजी थोड़ा सा बैकफुट पे गया। ब्रॉडर मार्केट्स में 2200-2300 शेयर तेजी में, 1000 शेयर हुई बिकवाली के सामने, यानी कि मिड कैप, स्मॉल कैप में भी खरीदारी और नंबर्स का रिएक्शन अलग अलग स्टॉक में। HDFC अच्छे नंबर्स के बाद चलता हुआ दिखाई पड़ा, HDFC बैंक नंबर्स के बाद नए हाई से पहुंचता दिखाई पड़ा। तो ऐसे दिग्गजों ने परफॉर्म किया जिसके दम पर भारतीय बाजार आज 5 महीने के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा सुमित, सेक्टर्स का आज किस तरीके से हाल रहा? शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन कहां पर देखने को मिला?
लेकिन निफ्टी के टॉप गेनर्स की पहले बात कर लेते हैं, जहां पर आज खरीदारी तो उसमें अदानी इंटरप्राइजेज नंबर्स के बाद ये चलता हुआ दिखाई पड़ा। लास्ट आवर में नंबर आया, उसका रिएक्शन बढ़िया नंबर्स थे, करीब 4% ऊपर शेयर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस 3.5% ऊपर, एसबीआई लाइफ 2.5% ऊपर, एचडीएफसी नंबर्स के बाद नए साल के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक 1% नीचे, यूपीएल 1% नीचे, आईटीसी 0.5% और नेस्ले करीब 3/4% की बिकवाली यहां रही। तो एफएमसीजी में आज ये दोनों शेयर अंडर परफॉर्म करते हुए। जीआईसी करीब 19.5% चला आज मिड कैप में। न्यू इंडिया इंश्योरेंस एक और कंपनी 15%, टीटीएमएल 10% और आजीज एक्सपोर्ट करीब 6.5% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में। गिरने वालों में नतीजों का इंपैक्ट था पेट्रोनेट में, आईआरएफसी 3.5% नीचे, आवास फाइनेंशियल नंबर्स के बाद 3% नीचे और इंड्योरेंस टेक करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज एनबीएफसीज का दिन था, तो चोलामंडलम फाइनेंस नंबर्स के बाद 6% ऊपर, बजाज फाइनेंस 3.5% ऊपर, मुथूट 3.25% ऊपर और एचडीएफसी लिमिटेड नंबर्स के बाद करीब 2.5% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। तो हैवी वेट्स के दम पर इन बाजार 5 महीने की यानी कि 2023 के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और अब बात सोना की, क्योंकि एमसीएक्स पर सोना नए शिखर पर आज पहुंच गया, तो वहीं अमेरिका में सोने के स्पॉट भाव ने नया हाई बनाया है। क्या है इसके कारण और आने वाले वक्त में क्या हो सकते हैं सोने के दाम, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। मनीषा जी बताएं जरा, सोने को लेकर आगे क्या कुछ प्रेडिक्शंस हैं? भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज यहां पर 61,400 के ऊपर बनते हुए नजर आए, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने $2,080 प्रति आउंस के स्तर यहां पर सोने को बनाते हुए देखा है। क्लियरली जिस तरह से यूएस फेड की मीटिंग कंक्लूड हुई है और बाजार ने ये समझा है यूएस फेड चेयर की स्टेटमेंट के साथ कि अब यहां पर जो टाइटनिंग है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। पिछले 10 महीने में लगातार हमने यहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक्स बनते हुए देखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 1 साल में बाकी एसेट क्लासेस को अगर आप देखें तो सोने ने यहाँ पर बेहतरीन ही रिटर्न्स दिए हैं। काफ़ी सारे रीजंस रहे हैं सोने को चढ़ने के लिए। मेजरली तो यही कि यूएस रेट हाइक जो है वो अब पीक निकाल चुकी है। दूसरा, जो वीक इकोनॉमिक डेटा हमने यूएस, चाइना, यूरोप से आता हुआ देखा है, उसका फ़ायदा सोने ने उठाया। तीसरी बात है डॉलर इंडेक्स जो अब 101 के नीचे कारोबार करता हुआ दिखा। चौथा ये कि हम यूएस रादर रशिया और यूक्रेन में जो वॉर एस्केलेशन आता हुआ देख रहे हैं, उसकी सेफ हेवन बाइंग भी यहाँ पर बनती हुई नजर आई। और फिर सबसे बड़ा रीज़न ऑफ कोर्स ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग का रहा। पिछले साल विश्व के सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड स्तर पे यहाँ पर सोना खरीदा, यानी कि इतने सालों में जितना सोना बैंक्स ने पिछले साल खरीदा कभी नहीं खरीदा। और इस साल की भी अगर बात करें तो चाहे वो मार्च का महीना है या फर्स्ट क्वार्टर है इस साल का, अच्छी तगड़ी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक की ही अगर बात करें तो करीबन 7 टन से ज़्यादा सोना उन्होंने इस क्वार्टर में खरीदा है और नियरली 790 टन के ऊपर अब सोना भारत के रिजर्व्स में एज अ गोल्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो काफ़ी सारा सपोर्ट आगे जाकर भी बाजार को लगता है बरकरार रहेगा। इन करंट लेवल्स पे बेचने की सलाह नहीं है। खरीदारी की राय यहाँ पर एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स देते हुए नजर आए हैं, जिनका मानना है कि इन करंट स्तरों से भी और हाईज आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में यहाँ पर सोने के साथ साथ चांदी में भी बनता हुआ देखेंगे। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका मनीषा जी। और टेलीकॉम और रिटेल के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर में भी धमाकेदार एंट्री करने जा रही है। इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीमर्जर करने के लिए शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि आरआईएल के एक शेयर पर जियो फाइनेंस का 1 शेयर मिलेगा। साथ ही जियो फाइनेंशियल एनएसई बीएसई पर अलग से लिस्ट होगी। जेफरीज के मुताबिक जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग सितंबर तक हो सकती है और ये देश की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी होगी। जियो फाइनेंशियल की कमान दिग्गज बैंकर केवी कामत के हाथ में है। वो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं केआर चौकसी होल्डिंग्स के देवेन चौकसी का कहना है कि जेएफएसएल को जियो रिटेल के कस्टमर का फायदा होगा। इससे जेएफएसएल के देश की सबसे बड़ी एनएफसीज वो बन सकती है। ऑलरेडी रिलायंस के पास उनके रिटेल वर्टिकल के अंदर ऑलरेडी बिजनेस एस्टैब्लिश है। अगर आप 35% आपका रिटेल का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक्स में से कमाते हो, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेंडिंग बनता है कस्टमर के लिए, मोबाइल फोन खरीदो या टीवी खरीदो, फ्रीज खरीदो, वहाँ पे जो मैक्सिमम लेंडिंग बनता है वहाँ पे ऑलरेडी आप मैन्युफैक्चरर के पास काफी तगड़ा डिस्काउंट ऑलरेडी लेते हो। आज की तारीख में आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, आप लैंडिंग नहीं कर पाते हो, तो ये लैंडिंग का बिजनेस दूसरा कोई आपका कैप्चर करके जा रहा है। अगर आप इसके अंदर लैंडिंग बढ़ा देते हो अपना,
तो मैं नहीं मानता हूं कि उसके हिसाब से आपको तो धंधा फिर डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा, बट उसके हिसाब से दूसरे को धंधा कम मिलेगा, मैं नहीं मानता हूं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि रिलायंस के जुड़ने से मार्केट की अपॉर्चुनिटी, मार्केट की साइज जो बोलते हैं वो बढ़ेगी, एंड एट द सेम टाइम एवरी प्लेयर विल हैव रीजनेबली गुड अमाउंट ऑफ आई थिंक बिजनेस टू टॉक अबाउट। और आपका चहेता सीएनबीसी आवाज टीवी के साथ साथ अब डिजिटल की दुनिया में भी लगातार नंबर 1 बना हुआ है। अप्रैल में भी आपके विश्वास ने हमें फेसबुक और यूट्यूब पर हिंदी बिजनेस चैनलों में नंबर 1 बनाया। जहां फेसबुक पर आवाज को 40 लाख से ज्यादा व्यूज मिले, तो अप्रैल में 2 करोड़ यूट्यूब व्यूज के साथ आवाज अपने सभी प्रतिद्वंदी से आगे रहा है। आपके इस प्यार विश्वास के लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत शुक्रिया। में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरेगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थी, लेकिन हाँ ओनित्सुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की स्कीम फेम 2 फिर से चर्चा में है। फेम 2 का फायदा उठाने वाले कम से कम 1 दर्जन ईवी कंपनियों की सब्सिडी रुकी हुई है, लेकिन सरकार अब गड़बड़ी करने वाले ईवी कंपनियों के खिलाफ और कड़े कदम उठाने जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की स्कीम फेम 2 का 2024 के बाद क्या होगा, ये सवाल आजकल ईवी इंडस्ट्री में हर किसी के मन में है। दर्जन भर कंपनियों की करीब 1800 करोड़ की सब्सिडी रुकी हुई है। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने स्कीम के तहत लोकलाइजेशन के नियमों का पालन नहीं किया। लोकलाइजेशन के नियमों के मुताबिक सब्सिडी पाने के लिए कम से कम 50% कंपोनेंट भारत में बने होने चाहिए। भारी उद्योग मंत्रालय सहित सरकार की कई एजेंसियां अब इन कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सरकार की जांच पूरी हो चुकी है और कुछ ईवी कंपनियों को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, लेकिन ईवी इंडस्ट्री का कहना है कि अगर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो सवाल उन सरकारी अधिकारियों और टेस्टिंग एजेंसियों से भी होना चाहिए जिनकी देखरेख में यह स्कीम चल रही थी, क्योंकि सरकारी टेस्टिंग एजेंसियों के अप्रूवल के बाद ही उनकी गाड़ियों को सब्सिडी के योग्य पाया गया था। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि अगर सब्सिडी खत्म हो जाती है तो एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की कीमत 1.5 से 2 लाख के बीच हो जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के एसोसिएशन SMEV ने करीब 10 लाख ईवी को सब्सिडी देने के सरकारी दावे को भी खारिज किया है। SMEV के मुताबिक अब तक आधी गाड़ियों को सब्सिडी नहीं मिली है। कंपनियों ने फंड्स के अभाव में नए लॉन्च भी रोक रखे हैं। हमारे 13 प्लेयर ने करीब 7 नए मॉडल पीछे तैयार किए थे लॉन्च करने को। उन 7 के 7 को अभी वो नैप पोर्टल पे चढ़ाया नहीं जा रहा है, जो कि फुल्ली कंप्लायंट है। चलिए पुरानी बात तो छोड़ देते हैं, आगे में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं बट वो सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो फ्यूचर प्लान तो बहुत दूर की बात है, उसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट भी रुक गई है, नए प्लांट भी रुक गए हैं, R&D की इन्वेस्टमेंट रुक गई है, और सबसे ज्यादा है कि जो बिजनेस को ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती आगे। ये नहीं पता होता कि 6 महीने में और 2 साल में क्या होने वाला है, तो इन्वेस्टर भी हाथ पीछे खर्च कर लेता है और बिजनेस भी समेट जाता है।
फेम 2 स्कीम 2022 तक के लिए आई थी और इसे 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन बाद में इसे 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बावजूद फेम 2 कुल राशि अभी तक खर्च नहीं हुई है। अब सरकार स्कीम को 2026 तक बढ़ाने की सोच रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। और अहमदाबाद में कॉटन आधारित जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी मिल, उसमें धीरे धीरे पॉलिस्टर में ये तब्दील होती जा रही है। आखिरकार ये तब्दीली क्यों करनी पड़ रही है, ये जानने के लिए आपको केतन जोशी की रिपोर्ट देखनी होगी। अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर ये टेक्सटाइल यूनिट 9 महीने पहले तक पूरा का पूरा कॉटन पर आधारित था, लेकिन अब पॉलिस्टर कपड़े बनाने लगा है। इसका कारण है कॉटन के दामों का लगातार बढ़ना। कॉटन की एक कैंडी के दाम अभी 62,000 से ऊपर है, जो कि काफी महंगा माना जाता है। इसकी तुलना में पॉलिस्टर काफी सस्ता पड़ता है। इसलिए अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में कई कॉटन टेक्सटाइल यूनिट पॉलिस्टर यूनिट में तब्दील हो रहे हैं। कॉटन के फार्मिंग से लेके प्रोडक्शन से लेके फैब्रिक गारमेंट्स जो बनते हैं, ऑफ कोर्स उसका प्राइस भी इतना बढ़ गया कि वायबल ही नहीं था। सो एज अ बिजनेसमैन हमने ये सोचा कि भाई वी हैव टू थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। अगर दाम की बात करें तो रॉ कॉटन का 1 किलो का दाम 175, जबकि पॉलिस्टर का दाम 100 रुपए प्रति किलो है। यानी कि पॉलिस्टर 45 से 50% तक सस्ता है। पॉलिस्टर को हम सेमी मैन मेड फाइबर भी कह सकते हैं, जो कि काफी सस्ता पड़ रहा है। लागत कम है तो उत्पादक भी पॉलिस्टर के प्रति आकर्षित हैं। पॉलिएस्टर, विस्कोस, अदर ब्लेंड्स, मैनमेड फाइबर का भी स्कोप बहुत ज्यादा है। India is a very young population. More than 30% of the world Indian population is below 30 years. तो कंजम्पशन भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से पॉलिएस्टर या सिंथेटिक का स्कोप इतना ही है। वहीं यंग जनरेशन में भी कॉटन के साथ साथ पॉलिएस्टर कपड़े की काफी डिमांड है। इस कारण भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पॉलिएस्टर की तरफ मुड़ रही है। कॉटन की कीमत ऐसे ही बढ़ती रही और सिंथेटिक रॉ मटेरियल के दाम काबू में रहे तो आने वाले दिनों में गुजरात में टेक्सटाइल के साथ साथ पॉलिस्टर कपड़ों की मिल भी शुरू हो सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और पिछले साल के मुकाबले इस साल 9% उत्पादन कम होने के अनुमान से चीनी की मिठास महंगी होने लगी है। पिछले एक महीने में ₹1.25 प्रति किलो चीनी महंगी हुई है। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा क्यों असर पड़ा है चीनी के दामों पर, चीनी के इस तरीके से आगे बढ़ने पर। देखिए, पिछले साल 358 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इसको देखते हुए हमने 100 लाख टन चीनी निर्यात भी की थी और ये इस साल भी ऐसा ही होने का अनुमान था और हमने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात किया। लेकिन इस बार उत्पादन जो है अनुमान से काफी कम होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि उत्पादन 5% तक कम होगा, लेकिन इसमें ने हाल में ही जो डाटा जारी किया उसके मुताबिक उत्पादन 9% तक कम हो सकता है। 328 लाख टन इस साल चीनी का उत्पादन हो सकता है। तो इसको देखते हुए जो उत्पादन घट रहा है, दाम भी बढ़ने की शुरुआत हो गई है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो दामों में ₹1.25 प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर मैं होलसेल की बात करूं तो ₹125 प्रति क्विंटल यहाँ पर हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई राज्यों में चीनी के दाम 2 से 3 रुपए तक बढ़ गए हैं। सरकार ने इसको देखते हुए अतिरिक्त कोटा भी चीनी का जारी किया है, जो कि बिक्री के लिए बाजार में आ जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्राइस कूल ऑफ होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जब फेस्टिवल्स होंगे तब आपको चीनी थोड़ी सी महंगी खानी पड़ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए और डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात पेंशन की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अब ज्यादा पेंशन के लिए ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या है इसका मतलब और इससे क्या बदलेगा, ये जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, बताएं जरा, श्रम मंत्रालय ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मायने आखिरकार क्या हैं? दरअसल ये पूरा मामला उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से ज़्यादा है, यानी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए प्रति माह से ज़्यादा है और वो ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं। पहले नियम ये था कि अगर आप ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो आपकी सैलरी 15,000 रुपए से जितनी ज़्यादा है उसका 1.16% आपको देना पड़ेगा, आपको यानी एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। अब श्रम मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि 1.16% एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि जब एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ेगा तो ज़्यादा पेंशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो श्रम मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि 1.16% जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन था वो एम्प्लॉय नहीं
एम्प्लॉयर देगा। अब सवाल उठता है कि एम्प्लॉयर अपनी जेब से तो देगा नहीं तो कहां से ला कर देगा। तो उसका प्रावधान ये किया गया है कि जो 12% पैसा कटता है, एम्प्लॉयर काटता है, उसके दो हिस्से बढ़ते हैं। 8.33% जाता है पेंशन स्कीम में, वो 8.33% में 1.16% जुड़ जाएगा। अब 8.33% की बजाय 9.49% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब 1.16% जो जुड़ गया पेंशन स्कीम, वो कहां से आया? वो आया आपका जो पहले पेंशन फंड में जाता था 3.6%, उसमें से आ रहा है। यानी पेंशन फंड में अब 3.6% से घट करके सिर्फ 2.25% पैसा आपका जाएगा। तो ये नया जो नोटिफिकेशन है वो उन लोगों के लिए लागू है जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफओ के सदस्य बन चुके हैं, और अगर वो ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा पेंशन के लिए आवेदन देने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है। वो आखिरी तारीख बढ़ा करके अब 26 जून कर दी गई है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात मेरठ की, जहां पर गैंगस्टर अनिल दुजाना को यूपीएसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। 36 साल का अनिल दुजाना एक कॉन्ट्रैक्टर किलर था जिस पर 18 हत्या सहित 62 से ज्यादा केस दर्ज थे। दुजाना 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था और कुछ वक्त पहले ही जमानत पर वो छूटा था। दुजाना के खिलाफ पिछले हफ्ते ही पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए थे और तब से नोएडा पुलिस और यूपीएसटीएफ अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। आज पुलिस ने दुजाना को घेरा और मुठभेड़ में उसे गोली लग गई। फॉरेंसिक टीम ने उसकी गाड़ी से कई हथियार बरामद किए हैं। यूपीएसटीएफ पिछले 6 साल में दुजाना समेत 184 एनकाउंटर अब तक कर चुकी है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा इस मामले पर कि उत्तर प्रदेश माफियाओं और उपद्रवियों का प्रदेश नहीं है बल्कि उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है। मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश, और उपद्रव और उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं। आज वर्ल्ड पासवर्ड डे है उस पर, क्योंकि पासवर्ड्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और ऐसे में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के क्या टिप्स हो सकते हैं ये आप देखिए बुलेटिन में जाते जाते।